अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने BPSC TRE 2 का उर्दू क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें बहुत सारे सवालात हैं, जिनको डाउट है उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। ऐसे सवालात में से 71 से 150 तक के क्वेश्चंस हम देखेंगे। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 है, जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे फेल जिनमें ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों पाए जाएं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन में है आपका कि फेल माजी है, फेल हाल है, फेल मुजारे है। उसके बाद उसी तरह से कि हस्बे ज़ैल में से एक से ज़ायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। यहाँ पर तो आप देखें तो सबसे पहले ये डेफिनेशन ही दिया है। अब ये डेफिनेशन जिनको याद है वो आराम से कर लेंगे, और किसी एक ही चीज़ की डेफिनेशन हो सकती है। एक तो यह है कि ज़माने हाल भी पाया जाए और ज़माने मुस्तक़बिल भी पाया जाए, यानी प्रेजेंट भी हो और फ्यूचर भी हो। जो फेल में पाया जाएगा वो एक फेल है, और वो है फेल मुजारे, जिसमें किसी काम का हाल में और मुस्तक़बिल में होने की यकीन दहानी कराई जाती है। तो इसका जवाब ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 72 है। इसमें पूछा जा रहा है कि मुंदरिजा ज़ैल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। यानी आपको यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, और वो भी फीमेल जेंडर। इनमें से कौन सा है, कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो मुअन्नस है। तो अब यहाँ तहरीर है। तहरीर ये आप जानते हैं कि मुअन्नस है। इसी तरह से कौल है, बात है, और उसी तरह से हस्बे बाला में एक से ज़ायद है या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अब देखिए, इतना कंफर्म है कि तहरीर भी मुअन्नस है और इसी तरह से बात भी मुअन्नस है, तो हस्बे बाला में से एक से ज़ायद है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 73 है। दर्जे ज़ैल में से कौन से लफ्ज़ में साबिक़ा का इस्तेमाल हुआ है। साबिक़ा कहते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है उसको कहते हैं, और ये प्रीफिक्स इसमें कौन सा, यानी किसी असल लफ्ज में आकर कोई लफ्ज पहले लगा दिया जाए और वो असल लफ्ज न हो, उसको हम साबिक़ा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कौन से लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है। आज़ादी में ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है। जादूगर में जादू असल लफ्ज है, गर ला के लगाया है, यानी बाद में है, इसका मतलब है ये लाहिका है। इसी तरह दवाखाना, दवाखाना भी दो लफ्ज हैं, तो दवा असल लफ्ज है, खाना आके इसमें लगा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साबिक़ा कोई भी नहीं है। अब हस्बे बाला में से एक से ज़ायद कहा है, तो एक से ज़ायद है नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं, तो इसमें कोई नहीं सही ऑप्शन है, यानी ई करेक्ट है। सवाल नंबर 74 देखते हैं। सवाल नंबर 74 में है कि इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं। अपने ग्रामर में पढ़े हैं बहुत सारी चीज़ों के कि उसकी अलग अलग किस्में हैं, तो उन्हीं में से एक इसमें जामिद है। इसमें जामिद की किस्में क्या 5 हैं या 2 है या 3 है या फिर ये। अगर किसी की किस्में पूछते हैं तो एक से ज़ायद होने से रहा, तो डी तो हो नहीं सकता है, और फिर हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये होना चाहिए, लेकिन इसमें जामिद की 2 किस्में हैं और यहाँ 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 75 है कि वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए क्या कहलाता है। जो किसी खूबी की वजह से या किसी बड़ाई की वजह से, यानी इंसान के अंदर कोई कमाल हो और उसकी वजह से वो नाम पड़ जाए, तो फिर क्या कहलाता है। तो कहते हैं कि ऐसे इस वजह से अगर पड़ जाए तो वो लक़ब कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तखल्लुस, शायर अपना शेर के लिए नाम चूज करता है, इसीलिए उसको हम तखल्लुस कहते हैं। इसमें आम तो आप जानते हैं कॉमन नाउन को कहते हैं, यानी किसी भी नाम को हम इसमें आम कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हस्बे बाला में एक से ज़ायद भी नहीं होगा, जबकि यहाँ पर हमें जवाब मिल गया, तो ई वाला ऑप्शन होगा नहीं। सवाल नंबर 76 है कि बागीचा क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 2 होना चाहिए या क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है इसमें मुसग़र, इसी तरह से बी है इसमें मुकब्बर, सी है इसमें ज़र्फ, डी है हस्बे बाला में एक से ज़ायद, और ई है हस्बे बाला में से कोई नहीं। गौर करने की बात है, हाँ, इसमें मुसग़र कहते हैं जिसमें किसी चीज को छोटा बनाकर पेश किया जाए, तो बागीचा है।
बाग से ये लफ्ज बना है, उसमें यानी चह जोड़ दिया है और ये बागीचा बन गया है। तो गोया कि बाग को छोटा बनाकर पेश किया गया है, तो इसमें मुसग्गर, तो यहां पर तो लग रहा है कि ए होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है कि मुकब्बर उसका बिल्कुल अपोजिट है, बरअक्स है, यानी जिसमें किसी चीज को बड़ा बनाकर पेश किया जाए उसको इसमें मुकब्बर कहते हैं, जबकि इसमें ज़र्फ यानी कोई चीज किसी चीज में आ जाए, रखा जाए, ज़र्फ उसको कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कलम को आला कहने के बजाय हम ये कह दें कि ये इसमें ज़र्फ है। आप ये कहेंगे कि इसमें लीड तो रखा गया है, इसके पे निब रोशनाई तो रखी गई है। तो ऐसे इलॉजिकल बातें कहने से बेहतर है कि बागीचा इसमें मुसग्गर है और यही दुरुस्त है, इसमें ज़र्फ की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है बागीचा के सिलसिले में। तो यही नहीं बल्कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगर आपको मजीद मालूमात इसके सिलसिले में दरकार हो, अगर चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट करें ताकि हम उसकी वजाहत आपके सामने बाद में कर पाएं। सवाल नंबर 77 है कि दर्जे झैल में से उस अल्फाज की निशानदेही कीजिए जो बाज मानों में मुज़क्कर और बाज मानों में मुअन्नस होते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, हस्बे बाला में एक से जायद, यानी इन तीनों लफ्ज जो है कहीं पर मुज़क्कर भी इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजाहत हम आगे करेंगे। सवाल नंबर 78 है, इब्तिदा की जिद क्या है? इब्तिदा आप जानते हैं किसी चीज की शुरुआत को कहते हैं और उसी माने में है आगाज भी और शुरुआत भी, जबकि इसका अपोजिट है इंतहा। ये आखिर को कहते हैं, यानी दो सिरा है, ये एक सिरा है, दूसरा ये है, तो ये इब्तिदा है, ये इंतहा है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि पारसन का मुज़क्कर क्या है? इसका मुज़क्कर पूछ लिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पारसी इसका मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सुनार का मुअन्नस क्या है? सुनार के दो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, एक सुनारन और दूसरा सुनारनी। तो ऑप्शन बी और सी दोनों है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 81 है कि जमाना के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं? तो जमाने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। अगर कहीं पर दिया है 6 किस्में तो वो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुजारे अलग से बयान किया जाए, क्योंकि अगर मुस्तकबिल की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाता है। फेले अम्र को लोग अलग से बयान करते हैं, फेले नहीं को अलग से बयान करते हैं। ऐसी कोई चीज है नहीं। अगर देखें तो वो तीनों की तीनों चीजें ऑलरेडी इसमें शामिल हो जाती हैं, यानी वो 3 किस्मों में, जिसको आप माजी, हाल और मुस्तकबिल के नाम से जानते हैं और आपने याद किया हुआ है। तो 3 किस्में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 82 है कि मुंदरजा झैल जुमलों में कौन सा फेल है? तो अब यहां आपको सेंटेंस से पहले पढ़ना पड़ेगा। जल्दी जल्दी पढ़, लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है। इस तरह लिख, सबक सुना। तो अब यहां पे कह रहा है कि फेले नहीं, तो नहीं में किसी काम को रोका जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहा। फेले मुजारा, फेले मुजारे में अभी आपने ऊपर डेफिनेशन भी पढ़ के आए हैं कि यानी जमाने हाल में कोई काम हो या मुस्तकबिल में हो, तो यहां पर पढ़ कह रहा है और ये हाल में तो काम हो रहा है, यानी काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। फेले अम्र ये हुक्म है, तो इसका मतलब है कि यहां पर फेले अम्र ही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 83 है, हम आए कौन सा सिगा है? हम आए कौन सा सिगा है? तो अब यहां पर देखिए दिया हुआ है जमा मुज़क्कर गायब। गायब के लिए आप जानते हैं कि जो मौजूद ना हो, और यहां मुज़क्कर की शर्त है। आप यहां हम देखिए तो ये मुज़क्कर में तो है, लेकिन हम जमा तो है, लेकिन ये बात के गायब में गायब नहीं, या क्योंकि ये मौजूद की बात हो रही है, हम आए, और ये जमा मुअन्नस गायब, तो ये दोनों नहीं है, गायब की बात ही नहीं हो रही। वाहिद मुतकल्लिम, हम जमा है तो यहाँ वाहिद मुतकल्लिम की बात नहीं होगी, तीनों खारिज हो जा रहा है। ऑप्शन डी अगर देखें तो एक से जायद का है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बच गया ई, यही बेचारे पकड़े जाएंगे। ऑप्शन ई करेक्ट है। सवाल नंबर 84 है कि डिंग हाँकना के क्या मायना है? ये मुहावरा दिया गया है, इसके मायने क्या है? ऑप्शन ए में है ताल्ली करना, इसी तरह से ऑप्शन बी में है शेखी बघारना, ऑप्शन सी में है इतराना, और ऑप्शन डी में है हस्बे बाला में से एक से जायद।
بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ شیخی بگاڑنا تو ہے لیکن تعلی کرنا یا اترانا یہ اللاجیکل سی بات ہے، اس کے معنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ڈینگ ہانکنے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ یعنی غلط بیانی سے کام لیتا ہے، وہ اترا کر باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے۔ شیخی بگاڑنا تو وہی ہے، تو اسی چیز کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ ہم معنی الفاظ ہیں، اس لیے آپشن ڈی کریکٹ ہوگا، ایک سے زائد۔ سوال نمبر 85 ہے کہ درج ذیل شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ یہاں اب صنعت کی بات آ گئی کہ اب شعر پڑھیے، اس میں آپ کو صنعتوں کا اندازہ ہوگا، پوچھا جائے گا کون سی صنعت۔ اب شعر پہلے پڑھیے، تو شعر ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ یہ شعر تو مرزا غالب کا اتنا مشہور ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایگزامز میں الگ الگ چیزوں کے لیے یہ پوچھا جاتا ہے، اور اس میں حسن تعلیل ہے۔ حسن تعلیل کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تجاہل عارفانہ ہے، لف و نشر ہے۔ لف و نشر کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ یہاں پر ہے بھی نہیں۔ اسی طرح سے تجاہل عارفانہ آپ جانتے ہیں، تو کل ملا کر کے حسن تعلیل بچ رہا وہی ہے۔ آپشن بی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 86 دیکھیے، 86 میں ہے کہ حامد اور سعید دلی گئے، اس جملے میں اور کیا ہے؟ اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بیچ میں یہ اور جو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حرف علت ہے یا حرف جار ہے یا حرف عطف ہے؟ تو حرف عطف ہے، دو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ رہا ہے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 87 ہے کہ قواعد میں الف، واو اور یائے کے علاوہ دیگر تمام حروف کو کیا کہتے ہیں؟ تو دیگر تمام حروف کو، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ الف، واو، یا یہ حروف علت ہیں اور یہ 3 ہیں، اس کے علاوہ جو بچتے ہیں وہ حروف صحیح ہوتے ہیں۔ آپشن اے کریکٹ ہے اس کا۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 88 ہے، غزل کے سب سے بہتر شعر کو کیا کہتے ہیں؟ جو غزل کے اشعار کی تعداد ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، تو ان میں سب سے بہتر اگر شعر ہوگا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کو تغزل کہیں گے، یا آپ اس کو شاہ بیت کہیں گے، یا بیت الغزل کہیں گے، یا حسب بالا میں ایک سے زائد یہاں پر آپشن آپ کو چوز کرنا پڑ رہا ہے، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو شاہ بیت بھی کہتے ہیں، اس کو بیت الغزل بھی کہتے ہیں۔ اے بی بالکل کریکٹ ہے، تو آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 89 دیکھیے، خواب اور خوش میں جو واو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خواب اور خوش کے واو کو پوچھا ہے، یہاں پر جو واو دیکھ رہے ہیں، تو اس واو کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو واو پڑھا نہیں جاتا ہے عام طور پہ اردو میں، اس کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ آپشن اے کریکٹ ہے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 90، اصطلاح شعر میں قافیے کے بعد آنے والے مکرر لفظ یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی شعر کی روشنی میں کہا کہ قافیے کے بعد آنے والے جو بار بار لفظوں کی تکرار ہوتی ہے اسی کو مکرر بول رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا اس کو ردیف کہتے ہیں، یا فعل اصلی، یا قافیہ معمولہ، یا ایک سے زائد ہے، یا حسب ذیل میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ردیف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کوشچن نمبر 91 ہے، اس میں بھی شعر ہے، یہ بھی نہ پوچھا سیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا۔ تو بس یہاں پر فرق ہے، اس میں رہا را پر زبر ہے اور اس میں رے کے نیچے زیر ہے۔ تو اب اس میں پوچھ رہا ہے شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، تجنیس۔ بس اسی کی وجہ سے، رہا اور رہا کی وجہ سے یہ بات پہچانی جا رہی ہے۔ اب کوشچن نمبر 92 ہے آپ کے سامنے، پوچھا جا رہا ہے جس سے کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں، یا مشبہ کہتے ہیں، یا مشبہ بہی، یا کہہ رہے ہیں کہ حسب ذیل بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مشبہ بہی اس کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 93 میں بھی شعر ہے، شعر پہلے پڑھتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں ہستی کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بہت سارے لوگ حباب پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ قافیہ یہاں پر آپ کے سامنے ہے، سراب تو اسی وزن پر ہے، حباب ہی ہے، اور یہ لغوی اعتبار سے درست ہے، حباب کے بجائے حباب پڑھیے۔ تو تشبیہ دی گئی ہے، آپشن اے میں ہے حباب، آپشن بی میں ہے نمائش، آپشن سی میں ہے سراب، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حباب۔ اسی طرح سے کوشچن نمبر 94 ہے کہ انگریزی لفظ اسماعیلی کے لیے علم بیان میں کون سی اصطلاح مستعمل ہے؟
तो ये अंग्रेजी लफ्ज दिया है इस्माइली, तो इसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा इस्तिलाह आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके लिए इस्तिआरा कहते हैं या मजाज मुरसल कहते हैं या किनाया हस्ब बाला में एक से जायद है, या फिर कह रहे हैं कि हस्ब बाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई कि कोई नहीं। इसके लिए यानी तशबीह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए हम ये चूज कर रहे हैं। अगर यहीं पर मेटाफोर दिया होता तो हम ए ऑप्शन चूज करते इस्तिआरा के लिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 95 है, मकतूब इले से क्या मुराद है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जिसके नाम खत लिखा जाए उसको मकतूब इले कहते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मकतूब की जमा क्या है? ये आपको देखने में खुद जमा लग रहा है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और ये हर बार एग्जाम में तकरीबन पूछते हैं। दो लफ्जों के सिलसिले में हमने एग्जाम में देखा, एक मजहब के बारे में और एक मकतूब के बारे में। आमतौर पर एग्जाम में इसकी जमा पूछ ही लेता है। इसकी जमा है मकातीब या के साथ, और अगर यहां पर मकतब हो तो इसकी जमा मकातिब होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 97 है, करीब की जिद क्या है? यानी करीब का उल्टा लफ्ज क्या है? तो करीब का उल्टा लफ्ज ऑप्शन सी होगा, इनमें से कोई नहीं। करीब के माना पास होते हैं, करीब के माना नजदीक के होते हैं, और यहाँ पर कुर्ब, तो आपका कुर्ब हमें हासिल है, ये भी करीब के माना में है। तो ऑप्शन नंबर ई 97 का करेक्ट हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में दिया है कि मजलिस की जमा क्या है? मजलिस की जमा, मजलिस की जमा मजालिस करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सही दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 99 है, दर्जे झैल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। अब मुहावरा पहचान लेना है आपको। ऑप्शन ए में है पापड़ बेलना, ऑप्शन बी में है हाथ कंगन को आरसी किया, ऑप्शन सी में है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो इस तरह से आप देखिए, तो ये आपने पढ़ा है कि ज़रबुल मसल है, हाथ कंगन को आरसी किया, इसी तरह से ये भी ज़रबुल मसल है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और आप पहचान एक बताते हैं मुहावरे के लिए कि आखिर में वो फेल यानी मजदरी लफ्ज पर यानी ना पर खत्म हो अगर, तो आप समझ जाइए कि वो मजदर है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, और यही करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 है, यहाँ पर आपको दिया गया है मुहावरा खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है? खिचड़ी पकाना से मुराद है खुफिया सलाह मशवरा करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब पढ़ के देखिए, खिचड़ी पकाना खौफजदा होना। क्या जब हम खौफजदा होते हैं तो उस वक्त जो है दो लोग मिल करके कुछ कानाफूसी करते हैं, ऐसी बात करते हैं, पुरानी बातों का तज़किरा करते हैं, नहीं करते हैं, या बहुत शोरगुल करने लगते हैं, वो भी नहीं करते हैं, बल्कि वो खुफिया तौर पर दो लोग साइड चले जाते हैं और हम सलाह व मशवरा करने लगते हैं, अपनी राय रखते हैं, दूसरे की राय सुनते हैं, फिर बात करते हैं, और वो कोई देखता तो कहते हैं अरे भाई यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो? तो वही है खिचड़ी पकाना। तो सलाह व मशवरा करना, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 101 है, तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? ऑप्शन ए है कसीदा, नज़्म मार्रा, इसी तरह से मरसिया, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है? तशबीब कसीदा जो एक सिन्फ है उसका ही हिस्सा है, जिसमें तशबीब है, गुरेज है, इसी तरह से मदा है, हुस्न तलब वगैरह है, और दुआ पर इख्तिताम करते हैं कसीदे के, वो उसके अज्जा हैं, इसीलिए पूछा है उसके का हिस्सा है, तो हिस्सा उसी का है। ऑप्शन उसका ए करेक्ट होगा। जबकि सवाल नंबर 102 में है कि दर्ज झैल में से साबिका की निशानदेही कीजिए। अभी आपको एक और भी साबिका पूछा गया था पहले, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रीफिक्स आपसे पूछ लिया है, साबिका कौन है इसमें? तो अब देखिए, खुशबू, दो अलग अलग लफ्ज है, तो खुश असल लफ्ज है और बू इसमें आकर अटैच हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी साबिका नहीं है। इसी तरह से अनमोल और इसी तरह से परदेश, यहाँ पर अन आकर के मोल में लगाया है और देश में पर को जोड़ दिया है, तो दो लफ्जों में है, बी में और सी में साबिका है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 103 है, एक ऐसी नज्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाती है? एक ऐसी नज्म जिसका हर बंद
तीन मिसरों पर हो। तो अब 3 के लिए अरबी में मुसल्लस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर दिया है, आपने ये पढ़ा भी है। और 8 के लिए मुसम्मन, इसी तरह से 4 के लिए मुरब्बा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें लिखा है कि ऐसा इस्म जो औजार या हथियार का नाम हो क्या कहलाता है। ऐसा इस्म वो इसमें आला कहलाता है जो किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है इसमें आम, इसी तरह से इसमें ज़र्फ, इसी तरह से इसमें ज़ात, तो इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर है 105 के हुरूफ शमसी कितने हैं, तो आप लिख करके भी जोड़ सकते हैं। हुरूफ शमसी 14 हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 106 है कि दर्ज झैल जुमलों में माजी बईद की निशानदही कीजिए। कौन सा माजी बईद है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अहमद आया था, जिसमें भी था लगा हो हम पहचान लेते हैं कि वो माजी बईद है, क्योंकि माजी मुतलक है अहमद आया, और इसी तरह से माजी इस्तिमरारी है अहमद आया होगा, तो बचा है यही। और फिर जब हम यहाँ हमको मिल गया तो एक से जायद है भी नहीं, और यहाँ पर ई वाला ऑप्शन भी खारिज हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 107 है दर्ज झैल जुमलों में मुतजाद जुमले की निशानदही कीजिए। तो अब यहाँ मुतजाद मतलब एक जुमले में आपको देखना है कि कौन सा दो ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है जिसमें के मुतजाद अल्फाज हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में है ज्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है। इसमें कोई मुतजाद लफ्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब इसको बाहर करेंगे तो इसका मतलब है कि दर्ज यानी हस्ब बाला में से कोई नहीं होगा। तो अब है बचा बी। तो तिजारत में फायदा भी है नुकसान भी, फायदा और नुकसान दो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब बी तो है। इसी तरह से सी पढ़ लेते हैं ताकि तय हो जाए। मेहमानों के आने से खुशी होती है, जाने से गम। तो यहाँ पर खुशी है, खुशी का उल्टा है गम, तो ये दोनों बी और सी, तो इसका मतलब है कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से सवाल नंबर है 108 के ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मैं कौन सी क्या है, कौन सी क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ज़मीरे इस्तिफहाम। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ज़मीरे तनकीरी, अगर हम आपको इसके बारे में बताएंगे तो आप फिर डी की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ज़मीरे इस्तिफहाम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 109 है ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं। ये दूसरा अंग्रेजी वर्ड है जिसको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और वो बहुत मारूफ है, वही पूछ लिया है। क्या उसको नसरी नज़्म कहते हैं, नज़्म आज़ाद कहते हैं या पाबंद नज़्म, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो इसीलिए हस्ब बाला तो खारिज हो गया। अब बचा ऑप्शन ई, तो यही सही है। सवाल नंबर 110 है, यहाँ पर पूछा जा रहा है रुबाई के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान या बयानात सही हैं। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, देखिए लिखा है रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकता है, बिल्कुल। इसी तरह से ऑप्शन बी है रुबा से मुश्तक है बमाना 4, ये भी। इसी तरह से ऑप्शन सी है 24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है, बिल्कुल। इसी तरह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक से जायद। सवाल नंबर 111 है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, बहुत मशहूर है ये, कदम राव पदम राव है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 112 है मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा करार दिया, तो वली दखनी है जिसको उर्दू शायरी का बाबा मोहम्मद हुसैन आजाद ने करार दिया है और सभी लोग इसको तस्लीम करते हैं। सवाल नंबर 113 है कि उर्दू पंजाब से निकली, ये किसका ख्याल है। ये ख्याल यहाँ जिनका है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हाफिज महमूद शिरानी ने ये बात कही है, तो ज्ञानचंद जैन नहीं है, मसूद हुसैन नहीं, एहतशाम हुसैन नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, सही है। 114 है कि बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है, तो अल्लामा इकबाल का शेरी मजमुआ बांगे दरा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाली और शिबली का नहीं है, इसीलिए डी नहीं होगा, और वहां पर ऑप्शन ए मौजूद है तो ई नहीं होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू में सबसे पहले किसने नॉवेल लिखे हैं, तो सबसे पहले नॉवेल लिखने वाले डिप्टी नजीर अहमद हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 116 है, वहां पर लिखा है कि यादगारे गालिब क्या है, ये खतूत का मजमुआ नहीं है, मजामीन का मजमुआ नहीं है, शेरी मजमुआ नहीं है, ये लिखने वाले
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं और उन्होंने गालिब की सवानेह लिखी है, इसीलिए यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 117 है, पूछा जा रहा है कि ड्रामा अनारकली जो बहुत मशहूर है, इम्तियाज अली ताज ने यह ड्रामा लिखा है, मैं सलीम के दोस्त का नाम क्या है? उन्होंने सलीम का दोस्त बख्तियार को करार दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 118 है कि दर्ज झैल में नॉवेल निगार कौन है? तो नॉवेल निगार इसमें हैं कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, तीनों हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 119 है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखा? किसकी फरमाइश पर लिखा है मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम? तो ये है मुसद्दस हाली और इसको सर सैयद की फरमाइश पर उन्होंने लिखा था, इसीलिए तो सर सैयद ने कहा कि अगर खुदा हमसे पूछेगा तो क्या लाए हो, तो कहेगा कि मैंने हाली से मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम लिखवा कर लाया हूँ। बहुत मशहूर जुमला है उनका। 120 नंबर क्वेश्चन है कि किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा गया है? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, ऑप्शन सी में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 121 है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जुबान के आगाज का सहरा किस इलाके के सर बांधा है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, उन्होंने सिंध में कहा है कि इसका हयूला सिंध में तैयार हुआ है। सवाल नंबर 122 है, गौदान क्या है? गौदान जो है इंशाइयों का मजमुआ नहीं है, दास्तान नहीं है, नॉवेल है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 123 है, सहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो ये दयाशंकर नसीम की नहीं है, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम है। मीर असर की नहीं है, मीर असर ने ख्वाब ख्याल के नाम से मसनवी लिखी है। इसी तरह से मीर तकी ने दरियाए इश्क वगैरह के नाम से मसनवी लिखी, उनकी भी नहीं है। तो यहाँ पर जिनका है उनका नाम नहीं, मीर हसन का अगर नाम होता तो वो होता, ऑप्शन ई करेक्ट है। सवाल नंबर 124 है, दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैज अहमद। फैज का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। अख्तर शीरानी का ताल्लुक रूमानी तहरीक से है, ये बहुत मशहूर है, इसीलिए इनको रूमानी शायर भी कहते हैं हम। और चकबस्त तरक्की पसंद तहरीक के आने से कबल ही उनका इंतकाल हो चुका है। आप यहाँ पर जो इक्तिबास दिया है, अगर यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि देखिए कि लिखा है कि 12 फरवरी 1926 को रायबरेली गए, शाम को वापस आ रहे थे कि फालिज का हमला हुआ, चंद घंटों के अंदर ही दम तोड़ दिया, यानी उनकी वफात 26 में हो गई और 36 में तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा हुई है। तो इसका मतलब है वो तो होगा नहीं, और हस्ब बाला में से एक से जायद ये भी होने से रहा, और हस्ब बाला में से कोई नहीं, फैज अहमद फैज हैं और उनको हर हाल में मानना ही होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर। सवाल नंबर 125 है, मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मरसिया निगार की हैसियत से अनीस और दबीर तो बहुत मशहूर हैं, दोनों की चश्मकें लोग तो आज भी याद करते हैं, और अनीसिये दबीरिये तो एक जमाने में इसके तो वावेले रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसी तरह से अब यहाँ से जो सवालात दिए गए हैं वो हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। 126 से 150 तक के जितने भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे वो इख्तिबासात से, यानी तकरीबन 25 क्वेश्चन बन रहे हैं और वो 25 इख्तिबासात से दिए गए हैं। हम यहाँ पर सरसरी तौर पर ही गुजर जाएंगे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउटफुल है मैं उसी पर सिर्फ बात करूंगा। 126 का क्वेश्चन हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि चकबस्त फैजाबाद में पैदा हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर अभी आपका आफताब वकालत दुनिया वकालत को मुनव्वर भी न करने पाया था कि गहना गया। ये कह रहा है कि इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। तो आप देखिए 2 तराकीब हैं, एक तो दुनिया वकालत तरकीब है और इसी तरह से आफताब वकालत 2 तराकीब हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो रहा है। इसी तरह से चकबस्त के किस लिए रायबरेली गए थे वो वहां पर दिया हुआ है। चकबस्त की नज़मों का मौजू क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको लगेगा कि तालीम और तरबियत भी उनका मौजू है, सियासत भी, वतन परस्ती भी, और वहाँ इक़्तिबास में वतन परस्ती दिया तो और वतन परस्ती यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से 130 में चकबस्त की तालीम और तरबियत कहाँ हुई वो आपको पैराग्राफ पढ़ने से मालूम हो जाएगा। हम यहाँ पर इन सारे सवालों पर हम कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
बस हम आपको क्वेश्चन से गुजार दे रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया। ये क्वेश्चन से है। आलमगीर सानी ने सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा है? आपको मालूम है कि वालिदा का। इसी तरह से आईन अकबरी किसने लिखा है? ये वहां पर मौजूद है। अब पैराग्राफ एक मरतबा देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, ये लोगों को कंफ्यूजन है। कह रहा है कि यहाँ पर कि दिल्ली की तारीखी इमारतों और बुजुर्गों के हालात हैं आसारुस सनादीद में। इसके अलावा उन्होंने अबुल फजल की तारीख आईन अकबरी की तस्हीह भी, क्यों, कौन? सर सैयद ने। तो यहाँ पे कह दिया कि अबुल फजल की तारीख आईन अकबरी की इन्होंने तस्हीह की है। तो आईन अकबरी किसकी किताब हुई? सर सैयद की तो बिल्कुल भी नहीं हुई, इन्होंने तो तस्हीह का काम किया है। अबुल फजल की किताब है, ऑप्शन ए है। इसी तरह से सर सैयद ने किस सन में साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया? ये सवाल जो है कहीं पर भी हो, वो अगर पैराग्राफ नहीं भी देता तो भी पूछ सकते थे। तहजीबुल अखलाक, ये सब सर सैयद के बारे में पूछते ही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सर सैयद कौन सा रसाला जारी किया है? ये आपको मालूम है। इसी तरह से फिर एक इक्तिबास है और इक्तिबास के बाद ये सवालात हैं। अबुल कलाम का तारीखी नाम क्या है? इसी तरह से जर्नलिस्ट के लिए उर्दू में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? ये तीसरा अंग्रेजी लफ्ज आया। इसके लिए आप बहुत मशहूर है कि फलां जर्नलिस्ट आया है, फलां सहाफ़ी आया, तो उसके लिए सहाफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुदीर और अदीब नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, अल हिलाल क्या है? तो हालांकि पैराग्राफ से ये भी है। तो मज़ामीन का मजमुआ? बिल्कुल भी नहीं। खतूत का मजमुआ? नहीं। तर्जमा? नहीं। बल्कि ये एक अखबार है। आप पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक अखबार अल हिलाल के नाम से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जारी किया था। ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम जो खतूत लिखे वो किस नाम से शाये हुए? ये भी पैराग्राफ में है। गुबार खातिर के नाम से वो जमा के और वो शाये हुए हैं। किस सन में मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने थे? ये भी है कि 1923 में वो बने थे। और इसी तरह से अब पैराग्राफ के बाद फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुसाफिर कहाँ सफर कर रहे थे? ये बात जो वहां पर दिया है तो वो यहाँ नहीं पूछा है, रेगिस्तान में, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 142 है कि दोनों मुसाफिर खाने के लिए कहाँ बैठ गए? ये भी इसी तरह से पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ? ये सब सवालात जो है पूछने के हैं भी नहीं। इतने ज्यादा पैराग्राफ दे करके सिर्फ पैराग्राफ से सवालात पूछ डाले हैं और इजी कर दिया है मसले को। तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए? ये भी बेमतलब के सवालात इस तरह के पूछे हैं बस। इस तरह से 146 में किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती वर्से में शुमार किया था? तो ये थोड़ी सी तारीखी बात आ गई है, तो यहाँ पर आपको मालूम भी है। इसी तरह से ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर के अज्जा का मिलाप नजर आता है? इसी तरह से ताजमहल को किस दौर के साथ अजाइबात में शुमार किया गया है? अब अगला क्वेश्चन है 149 में, अजाइबात का वाहिद क्या है? तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो पूछा गया है, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हैं। अजाइबात का वाहिद क्या होगा? बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि अजब हो जाना चाहिए, अजाइब खाना, बिल्कुल भी नहीं। अजूबा, ये भी अजूबा, ये वाहिद। देखिए, अजब की जमा अजाइब है, अजूबा की जमा अजाइब है, लेकिन अजाइबात ये जमुल जमा है। तो एक चीज इसके बाद जो जमा बन रही वो तो किसी के लिए वाहिद है, यानी अजाइबात के लिए वाहिद है। तो ये पूछा है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि जो इन्होंने ऑप्शन ई चूज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वहां पर आपको पूछा गया है कि अजाइबात का वाहिद बताइए। अजाइबात किस लफ्ज से बना है वो बिल्कुल भी सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहा। 150 नंबर क्वेश्चन में ताजमहल किस दरिया के साहिल पर बनाया गया है? यहाँ पर आपने इख्तिबासात से बहुत सारे सवालात देखे, तकरीबन 25 क्वेश्चन वहां से पूछ लिए गए हैं। आप उम्मीद के बहुत अच्छा पेपर रहा होगा। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।